सीएनसी चक एंड जॉर्ज के क्वेश्चंस और आंसर। क्वेश्चन क्या क्या होंगे और आंसर उनके क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। सीएनसी मशीन का चक साइज क्या होता है। जैसे सीएनसी मशीन में हम चक लगाते हैं, इसका आंसर लिखो। जो चक होता है ना जिसपे हम पकड़ते हैं, तो जॉब पकड़ते हैं, तो सीएनसी मशीन के चक का साइज, जो स्टैंडर्ड साइज है वो होता है जैसे 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 12 इंची, इस तरीके से इंच में ये चलता है। 5 इंची वाले चक का जो साइज होता है वो होता है 125 mm। कितना? 125 mm। और जो 8 इंची वाला है वो होगा 200 mm। नापेंगे कैसे? वर्नियर लगाओ, वर्नियर लगा के नाप के आप देख सकते हैं। तो हमारी जो सीएनसी मशीन है उसका चक का साइज कितना है? 5 इंची। 5 इंची नियर अबाउट 125 mm। ठीक है, तो चक में क्वेश्चन नंबर 2, चक का यूज क्यों करते हैं? हम चक का यूज क्यों करते हैं? आंसर, चक का यूज हम करते हैं, चक में हम क्या लगाते हैं? जॉर्ज, और जॉर्ज में लगाते हैं वर्क पीस। तो ये जॉर्ज के द्वारा वर्क पीस को होल्ड कराने के लिए, होल्ड कराने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज कितने प्रकार के होते हैं? जॉर्ज कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिखो। जॉर्ज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हार्ड जॉर्ज, नंबर 2 सॉफ्ट जॉर्ज। जो हार्ड जॉर्ज होते हैं वो स्टील के होते हैं, और सॉफ्ट जॉर्ज होते हैं वो होते हैं एमएस या EN8। क्वेश्चन नंबर 4, सॉफ्ट जॉर्ज, स्टील का भी कुछ है? कौन से स्टील के होते हैं? स्टील हार्ड में आती है। अभी मैं इसमें बात करूंगा। सॉफ्ट जॉर्ज किस मटेरियल के बने होते हैं? तो आंसर लिखो इसका। सॉफ्ट जॉर्ज माइल्ड स्टील, जिसको हम कहेंगे MS या EN8 के बने होते हैं। मतलब जो सॉफ्ट जॉर्ज होते हैं वो या तो माइल्ड स्टील के होंगे या EN8 के बने। अब माइल्ड स्टील क्या है और EN8 क्या है, इसको कैसे पता चला है कि ये माइल्ड स्टील? तो इसके लिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। MS और
EN8 में कार्बन परसेंटेज कितनी होती है? MS और EN8 में ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे कि माइल्ड स्टील जो होती है और EN8, तो MS का मतलब माइल्ड स्टील और EN8, EN का मतलब होता है यूरोपियन नॉर्म्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? ई माने यूरोप, EUROP, यूरोप में ई चलता है पहले, और N माने नॉर्म्स। नॉर्म्स कहते हैं स्टैंडर्ड को, यूरोपियन नॉर्म्स 8। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? तो MS, इसका आंसर लिखो। माइल्ड स्टील में कार्बन कितनी परसेंट होगी बताओ? 0.16 से 0.25%। और EN8 में कार्बन 0.29 और ये आता है 0.25 से 0.4%। तो ये दोनों मटेरियल लगभग मिलते हैं। ये मटेरियल स्टील के सबसे लो कार्बन स्टील में आते हैं, सॉफ्ट स्टील जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ। समझ में आया? ये सबसे सॉफ्ट स्टील में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, जॉर्ज MS या EN8 के क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए? अब क्वेश्चन है कि जॉर्ज हमने MS के या EN8 के लिए ये क्यों लिए? तो इसका कारण है कि जॉर्ज में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड कराते हैं। तो वर्क पीस को होल्ड कराते हैं और जॉर्ज जो होते हैं, जबड़ा कहते हैं उसको। अब मान लो आप अपने जॉर्ज हैं, जैसे हमारे जॉर्ज हैं, जो दांत होते हैं ना, जॉर्ज ही तो है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले। तो जॉर्ज में जब हम किसी मटेरियल को पकड़ते हैं, रोटी को, कुछ भी है, तो उसका वो बन जाएगा ना, डेंट आएगा कि नहीं, दबाएंगे तो। ऐसे ही ये वाले जो जॉर्ज हैं, जब वर्क पीस को पकड़ते हैं, तो वर्क पीस को पकड़ेंगे तो वर्क पीस पे क्या है, डेंट आ सकता है। कब? अगर जॉर्ज का मटेरियल हार्ड हो और वर्क पीस का सॉफ्ट हो। अगर वर्क पीस के मटेरियल से जॉर्ज का मटेरियल हार्ड होगा तो वर्क पीस पे डेंट दे देगा ना। इसीलिए वर्क पीस पे डेंट ना आए, जॉर्ज का मटेरियल सॉफ्ट रखते हैं, जिससे वर्क पीस पे डेंट नहीं आए। तो जॉर्ज MS या EN8 क्यों बनाए जाते हैं? आंसर में क्या आएगा इसका, कि वर्क पीस के ऊपर डेंट ना आए। वर्क पीस के ऊपर डेंट न आए, मतलब डेंट को अवॉइड करने के लिए, डेंट को ना आए, अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम वर्क जॉर्ज को सॉफ्ट मटेरियल के बनाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो एल्युमिनियम है, इसमें तो डेंट आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम तो उससे सॉफ्ट ही है। स्टील चाहे आप कोई भी हो, लो कार्बन स्टील हो, तो भी उससे भी तो ये सॉफ्ट होगा, और इस पर तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। उस समय हम क्या करेंगे, चक के प्रेशर को कम कर देंगे, तो डेंट ना आए उसके लिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड जॉर्ज का यूज क्यों करते हैं? हार्ड जॉर्ज का यूज क्या है? भाई जब हम सॉफ्ट जॉर्ज लेते हैं तो हार्ड का यूज क्या है, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। हार्ड क्यों आ? तो हार्ड जॉर्ज को हम क्या बना लेते हैं, मास्टर जॉर्ज। क्या बना लेते हैं, मास्टर जॉर्ज। हार्ड जॉर्ज मास्टर जॉर्ज का काम करते हैं। मास्टर का मतलब समझते हो? नहीं समझते?
मास्टर का मतलब उसको देख के आप सांचा, मतलब ये फिग मास्टर है, इसको दे दो जॉर्ज बनाने वाले को, भैया हमें इस साइज के बना देना, तो आपको बना के दे देगा। तो मास्टर, इसीलिए वो मास्टर रखते हैं। मास्टर पीस नहीं कहते, मास्टर पीस हमने रख दिया 1 ईयर माइक्रोमीटर, जो स्टैंडर्ड रूम में रख देते हैं, जो रेफरेंस के लिए यूज होता है। उसका हम वैसे प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, वो केवल रेफरेंस के लिए यूज होता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, चक का प्रेशर क्या होता है? जो चक में प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, उसे हम प्रेशर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखो, जॉर्ज को ओपन एंड क्लोज करने के लिए जॉर्ज को ओपन एंड क्लोज करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है, जिसे चक प्रेशर कहते हैं, जिसे चक प्रेशर। अब चक क्लैंप डी क्लैंप का प्रेशर कितना होता है? चक क्लैंप एंड डी क्लैंप का प्रेशर कितना होता है? इसका आंसर लिखो। अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं तो हमारा 12 से 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हम जैसे स्टील यूज कर रहे हैं, स्टील के लिए 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल्युमिनियम के लिए 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 14 kg पर सेंटीमीटर, और इसको बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार भी कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है, चक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 10, चक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? इसका आंसर लिख लो, बार, 1 बार या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये 3 यूनिट होती हैं जो प्रेशर में हम यूज करते हैं। इनका रिलेशन क्या है? 1 बार इज इक्वल टू 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.5 psi, ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये 0 हटा दो इसको, तो नियर अबाउट 1 बार इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.5 psi। तो ये नियर अबाउट इक्वल हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब psi क्या होता है? जिसे हम पॉन्ड कहते हैं ना, टायर ट्यूब में हवा भरते हैं 32 पॉइंट, ये वही psi है। 32 पॉइंट का कितना kg हो गया भाई? 14.5 का 1 kg हो गया। 28 पॉइंट हवा भरती मान लो हमने, तो 29 पॉइंट, तो 2 kg हो गया। ऐसे होता है। जो पॉइंट हवा भरते हैं वही है, वो एयर वाली हवा, वो भी इसी तरह ही होता है। जॉर्ज में सरेसन क्या होता है? सरेसन, SERRATION, सरेसन
सरेशन। सरेशन। जॉज में सरेशन क्या होता है? आंसर, जो टीथ होते हैं, टीथ को सरेशन कहते हैं। तो मान लो ये जॉज हमने ले लिए, इसमें क्या होंगे? टीथ। ये जो टीथ है ना जॉज के ऊपर, इन टीथ को ही हम सरेशन कहते हैं। जो टीथ होते हैं इसी को हम सरेशन कहते हैं। तो ये सरेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सरेशन का एंगल कितना होता है? या टीथ का, टीथ को ही सरेशन कहेंगे। तो सरेशन या टीथ का एंगल कितना होता है? तो आंसर लिखो, दो आते हैं, 90 डिग्री या 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, सरेशन या टीथ की पिच कितनी होती है? और कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? पिच कितनी होती है और हम उसको कैसे निकालेंगे? इसका आंसर लिखो। हम क्या करेंगे? टीथ की लेंथ, ये होगी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। अगर ये टोटल लेंथ मान लो हमारी 60 mm है और टीथ की 60 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेता हूँ, 10 टीथ कर लेता हूँ। कितने कर दिए मैंने? 10 टीथ कर दिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टीथ कितने? 10। और टोटल लेंथ मान लो हमारी 15 mm है। कितनी है? 15 mm। तो हमारी टोटल लेंथ बटे 10, तो कितनी पिच आ गई? 1.5 mm, मतलब 1.5 mm की पिच हो गई। ये कैलकुलेशन करते हैं। वर्नियर ले लो, ये जॉज है, जॉज में समझ लो इसमें जंग भी लग गया, इसमें थोड़ा सा लगा लेना, अरे एमरी मार के थोड़ा सा जंग को हटा ले। ये देखो, ये इस पर जंग क्यों लग गया है? क्योंकि ये माइल्ड स्टील है, EN8। तो ये मटेरियल ऐसा होता है जल्दी जंग पकड़ लेता है, समझ में आया? एंटी करोजन आता है, तो एंटी करोजन में डाल के रखोगे या ऊपर से लगा दोगे ना, तो फिर इसमें जंग नहीं लगती है। हाँ, रस्ट ऑयल लगा देंगे, RP ऑयल है, RP ऑयल, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, तो वो फिर इसको जंग नहीं पकड़ता है, RP ऑयल लगा देंगे तो। अब देखो ये जॉज का ये रहे, ये इनको कहते हैं टीथ, सरेशन, ठीक है। और इसका पिच, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। वो हमारी कितनी है? 1.5 mm। और एंगल हमारा इस जॉज का एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो आप ये ले लो, जॉज देखो एक बार, पूरे जॉज को मैं जॉज का साइज, वर्नियर भी ले लो, ये लो आप भी लो, और वर्नियर भी ले लो, आगे दो, वर्नियर भी आपको मैं दे देता हूँ। वर्नियर का है, वर्नियर से आप नाप सकते हैं। वर्नियर से लो, इसकी बैटरी डाउन हो गई है वर्नियर की थोड़ी। वर्नियर से नापना शुरू करो, तो वर्नियर से नापोगे, जो मैंने आपको जॉज दिए हैं, तो हमारी जो CNC इसके जॉज जो मैंने दिए आपको, वो रियल में उसके जो है ना करीब टीथ गिनो, कितने? 40 होंगे। गिनो, टीथ की संख्या लगभग 40 होगी। देखो, पिच किसे कहते हैं? पिच किसे, अब क्वेश्चन आता है पिच किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखो। पिच क्या है? दो चूड़ियों के बीच की दूरी, या रूट टू रूट
और क्रस्ट टू जैसे चूड़ी है ना, ये इस तरीके से। तो ये तो क्या है, रूट है। ये क्या है हमारा रूट, और ऊपर वाला क्रस्ट। तो रूट और ये रूट, वैसे रूट से रूट ही पकड़ते हैं। तो रूट से रूट पकड़ लो, ये पिच हो गई। और क्रस्ट से क्रस्ट पकड़ लो, रूट से रूट पकड़ लोगे या क्रस्ट से क्रस्ट पकड़ लोगे ना, दोनों के बीच की दूरी ले लो तो वो आपकी बराबर आएगी। रूट टू रूट भी उतनी आएगी और क्रस्ट टू क्रस्ट भी उतनी आएगी। उसको हम पिच कहते हैं। तो पिच जानना जरूरी है, पिच किसे कहते हैं हमको आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इसमें चक में हमारा बेस जॉज किसे कहते हैं? जॉज एक बेस जॉज भी होता है। बेस जॉज किसे कहते हैं? बेस जॉज किसे कहते हैं? बेस जॉज कहते हैं जो हमारे एक टेपर वेज होती है अंदर चक के अंदर, उसमें लगे होते हैं, जिसमें हम अपने सॉफ्ट जॉज लगाते हैं। तो सॉफ्ट जॉज जिस जॉज पे फिट करते हैं उसे बेस जॉज कहते हैं। सॉफ्ट जॉज नहीं लगाते हो, अंदर भी बेस जॉज होते हैं। तो आंसर लिखो, सॉफ्ट जॉज जिस जॉज पर लगाते हैं उसे बेस जॉज कहते हैं। बेस जॉज, उनको क्या कहते हैं हम? बेस जॉज। सीएनसी चक सीएनसी चक का क्या कार्य है? या क्लैंप, सीएनसी चक का क्लैंप और डी क्लैंप कैसे होता है? कैसे होता है? मतलब चक है ना, उसमें क्लैंप डी क्लैंप होगा ना, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें यहाँ पे आएंगे, समझ लो एक बार। ये पूरी हमारी स्पिंडल यूनिट है। इस यूनिट में हमने क्या, एक सिलेंडर लगा दिया और सिलेंडर के साथ पिस्टन रॉड लगा दी, और ये हमारा है। अब ये जो रॉड आपको दिख रही है, पिस्टन रॉड, इसके साथ कपलिंग की चूड़ी के साथ हम क्या करते हैं, एक यूनिट ये लगाते हैं और इसको ऐसे फिट कर देते हैं और इसको ऐसे करते हैं, और यहाँ पे ये पूरी एक असेंबली है। समझ आया ना? तो मैं असेंबली बनाऊंगा, इसके नाम समझते जाओ पहले। ये तो है सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर में यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो जब प्रेशर आएगा तो पिस्टन आगे को जाएगा, पिस्टन आगे जाएगा तो इसे कहते हैं ड्रॉबार। ड्रॉबार आगे जाएगी, ड्रॉबार जाएगी, इसे कहते हैं टेपर वेज। टेपर वेज क्या करेगी? ये आगे को जाएगी, इसके साथ ये जो दिख रहा है आपको, इनको कहते हैं बेस जॉज। क्या कहते हैं इनको? बेस जॉज। इस पर टीथ लगे होते हैं। बेस जॉज में क्या होते हैं? टीथ। जैसे मैंने अभी बताया था ना तुम्हें, बेस जॉज का काम। अब इसके साथ हम सॉफ्ट जॉज लगा देते हैं। हमने क्या लगा दिए? सॉफ्ट जॉज। ये हमारे सॉफ्ट जॉज हमने लगा दिए। अब सॉफ्ट जॉज में हम क्या करते हैं?
अब वर्क पीस को पकड़ेंगे, तो वर्क पीस को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे। जी सर। तो हमने जब प्रेशर इधर से देंगे तो हमारी टेपर वेज के आगे को जाएगी, जॉज खुलेंगे। और जब मैं इधर से प्रेशर दूंगा तो क्या ये पीछे को आएगी, तो जॉज बंद होंगे। तो जॉज की ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम ये होता है, समझ में है। अब ये हमारे जो जी पीस को अगर हम यहाँ पकड़ते हैं तो पीस प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17, जॉज में कट क्यों लगाते हैं, कट क्यों लगाते हैं, जॉज में कट क्यों लगाते हैं, वो इसी में आएगा। जॉज में कट क्यों लगाते हैं, अगर मैं जॉज में यहाँ पे पकड़ूंगा ना तो यहाँ पे पकड़ नहीं बन पाएगी, तो इसमें कट लगा के मैं क्या करूंगा, इसमें रेस्ट बना दूंगा। मैंने कट लगा दिया। अब मेरा पीस आराम से यहाँ पे मैं पीस को पकड़ सकता हूँ, ये वर्क पीस है। बोलो, अब इस पे ये जो है ना, ये स्टॉपर बना दिया ना, ये कट लगा के इस पे वर्क पीस को आराम से आप इस पे फंसा। अब जॉज का हमारा ये हो गया, इस तरीके से हमने जॉज कट लगा दिया। अब इसमें क्या बना दिया हमने, रेस्ट। क्या है ये, जहां पे वर्क पीस रेस्ट करेगा, ये और ये रेस्ट है, इस पर वर्क पीस रेस्ट करेगा। और मान लो ये हमारे पास वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस को आराम से हम जॉज में बिठा सकते हैं। बोलो, अगर मैं रेस्ट ना बनाता, कट ना लगाता, तो हमारा वर्क पीस प्रॉपर होल्ड नहीं हो पाता। तो वर्क पीस को प्रॉपर होल्ड कराने के लिए हम कट लगाते हैं। तो आंसर क्या है, वर्क पीस को प्रॉपर पकड़ने के लिए, प्रॉपर होल्ड करने के लिए, है ना, होल्ड करने के वर्क पीस को हमने प्रॉपर होल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, कट मार देंगे इसमें। तो जॉज में कट इसीलिए हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चक का रनआउट क्या होता है, चक का रनआउट क्या है, आंसर, चक का रनआउट मीन्स होता है कि चक जब हम चेक करते हैं तो चेक करते समय चक का आउट घूमना, जिसे हम ओवलिटी भी कहते हैं। रनआउट को हम क्या कहते हैं, रनआउट का इफेक्ट कहाँ आता है, ओवलिटी होती है उसका इफेक्ट। तो आउट रोटेट होना, जब हम क्या करते हैं, चक को रोटेट कराते हैं, उसकी आउटनेस को, चक को रोटेट कराते समय जो आउटनेस आती है उसे रनआउट कहते हैं। मतलब घुमाएंगे ना तो जो आउटनेस आएगी उसे हम रनआउट कहेंगे। बोलो, क्लियर है। कितने क्वेश्चन हो गए, 18। क्वेश्चन नंबर 19, चक का रनआउट कैसे चेक करते हैं, रनआउट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए और कैसे चेक करते हैं, तो कितना होना चाहिए रनआउट, आंसर, जो चक है ना, कितना आउट चल जाएगा, कितना परमिसिबल है, वो हमारा 10 माइक्रोन, विदिन 10 माइक्रोन आउट है तो चलेगा। विदिन, इसको हम क्या कहेंगे, WITHIN, विदिन 10 माइक्रोन, मतलब 10 माइक्रोन के अंडर में है तो चलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो इफेक्ट करेगा। 10 माइक्रोन तक हम इसे परमिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चक का रनआउट कैसे चेक करते हैं, चेक करते हैं, आंसर लिखो इसका, डायल लगा
ठीक है। रन आउट कैसे चेक करेंगे? डायल लगा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, चक्का रन आउट कैसे चेक करते हैं? डायल लगाकर। क्वेश्चन नंबर 21, कि कोई भी पीस कोई भी जो है ना वियर हो गया मान लो, तो वियर होने से क्या हो जाएगा, उसमें ओवल्टी आ जाएगी। पीस हमारा क्या होगा, पीस जो साइज है ना जो हम बनाएंगे वो ओवल बनने लगेगा, तो फिर हम उसे कट मारते हैं दोबारा। जॉर्ज में कट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो बता दिया। पीस को जॉर्ज में कट ना लगाएं, पीस को पकड़ेंगे तो प्रॉपर पकड़ नहीं आएगी, लेकिन पीस को पकड़ते पकड़ते उसमें क्या आने लगता है, रन आउट आने लगता है पीस में, जी सर। ओवल बनने लगता है पीस, तो उसमें क्या है कि फिर दोबारा कट मार देते हैं। मान लो जॉर्ज घिसेंगे, अब जरूरी थोड़ी है तीनों जॉर्ज बराबर घिसेंगे। कितने जॉर्ज होते हैं? 3 होते हैं ना चक में, कितना त्रिज्या चक होता है ना, तो तीनों जॉर्ज जरूरी नहीं है कि आप बराबर घिसे, कोई ज्यादा कम घिस सकता है, तो फिर उसमें कट मार दो। एक तो शुरू में कट मारेंगे जॉर्ज सेटिंग में, फिर हम पीस यूज करते करते फिर दिक्कत आएगी तो फिर कट मारेंगे। दोनों कंडीशन में कट लगाया जाता है, समझ में आया ना। तो जो हमारा वर्क पीस के ऊपर रन आउट आ रहा है, और तो उसको देखने के लिए फिर हमें अगेन उसमें कट मारा जाता है। तो इसके लिए आपको CNC चक एंड जॉर्ज का कुछ वीडियो आपके पास और दे देंगे, उन वीडियोज को आप देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब है कि और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, क्वेश्चनों की संख्या तो बहुत हो जाती है, जितने मैंने तुम्हारे सामने आए उतने मैंने दे दिए। अब इसमें हाइड्रोलिक में थोड़ा सा वर्कआउट बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लगता है यहाँ पे, और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू इस तरीके से एयर होता है। अब आपको थोड़ा आइडिया कम होगा CNC की हो, तो यहाँ पे सोलेनॉइड लगती है दोनों तरफ। क्या लगती है? सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड पॉइंट ए, तो इसमें लाइनें होती हैं अलग अलग, जैसे ये लाइन क्या है, प्रेशर की, ये लाइन क्या है, टैंक की, ये लाइन ए की, और ये लाइन बी। तो ये सोलेनॉइड कॉइल ए और ये सोलेनॉइड कॉइल बी, ये सोलेनॉइड कॉइल होती है। अगर मैं सोलेनॉइड कॉइल ए को सप्लाई देता हूँ तो आगे को जाएगा, बी को देता हूँ तो पीछे जाएगा। ये आगे का वर्किंग है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो अब जिन स्टूडेंटों की एग्रेसिव